साउंड आ रही है उधर? मुझे बताओ लास्ट क्लास में कहाँ खत्म किया था आपने? सर शायद कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप खत्म हो गया था। कंपाउंड। कंपाउंड, हाँ सॉरी। हाँ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप खत्म हुआ था। बस आधे घंटे का चैप्टर हो रहा है। सर इसके बाद एटम्स फिर से रिवाइज करेंगे? नहीं, मतलब पहले हम पहले न्यूक्लियाई करेंगे, एटम्स फिर हम बाद में करेंगे, सबसे बाद में। रिवीजन तो कईयों की हो सकती है आपकी, पर वो सबसे एंड में करेंगे। कम से कम एक बार तो नाम के लिए कोर्स खत्म हो जाए ना हमारा। मेरी एक क्लास मिस होती है तो सीधा 4-4 दिन का बीच में गैप आ जाता है। हम करने जा रहे हैं टेलीस्कोप। टेलीस्कोप दो तरह का होगा, एक वो जिसके अंदर मिरर का यूज होता है और एक वो जिसके अंदर लेंस का यूज होता है। जिसमें मिरर का यूज होगा उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग टाइप, और ऑब्वियसली जिसमें लेंस का यूज होगा उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिंग टाइप। रिफ्रैक्टिंग टाइप। तो हम क्या करने जा रहे हैं? रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। ये भी आगे दो तरीके से बनेगा, एक होगा नॉर्मल एडजस्टमेंट, मींस हम इसमें कुछ विशेष खास नहीं करेंगे। कौन सा लेंस लिया है मैंने? कॉन्वेक्स। इस कॉन्वेक्स में रेज कहां से आ रही हैं? स्टार्स को देख रहे हैं हम। राइट साइड से। नहीं नहीं, इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से आने वाली रेज फोकस पर मिलेंगी। अगर तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती तो फोकस पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बन जाता, पर जुड़ी नहीं है कि ऐसा हो, तो हमारी रेज ये पक्का है कि एक दूसरे के पैरेलल आ रही हैं। पैरेलल आने वाली रेज कहां पर मिलेंगी? फोकस पर। ये रियल इमेज बनी है, वर्चुअल बनी है? थोड़ा जल्दी बताओ। रियल। रियल इमेज बनी है। इसको एज एन ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो ये फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया। जब हम किसी पॉइंट का नाम लिखते हैं तो वो कैपिटल में होता है, अगर हम लेंथ लिखते हैं तो वो स्मॉल में होती है। मेरे पास पीछे एक दूसरा कॉन्वेक्स लेंस है, इस कॉन्वेक्स लेंस का फोकस यहां पर है। मैंने दोनों ट्यूब्स को इस तरीके से एडजस्ट किया और छोटा किया और छोटा किया और छोटा किया, अल्टीमेटली इस लेंस का फोकस, आई पीस का फोकस भी यहीं आ गया। इधर भी उसका फोकस होगा। पैरेलल जाने वाली रे कहां से निकलेगी? फोकस में से। ओ वाली रे सीधी चली जाएगी, मींस यहां से जो भी रेस चलेंगी वो इस लेंस से निकलने के बाद पैरेलल हो जाएंगी। ये पैरेलल रेस कहां मिलनी थी? क्या हो गया भाई? ये पैरेलल रेस कहां मिलेंगी? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पर, बट इन्फिनिटी तक तो हमें मौका ही नहीं मिला। ये हमारा आई होल है। इट मींस इन रेस को इस डायरेक्शन में इंक्रीज करने पर they seem to be meeting at infinity. They are not meeting at infinity, they seem to be meeting at infinity.
तो इन्फिनिटी पर हमें इमेज मिल जाएगी। ऑब्जेक्ट जो एंगल बना रहा है वो कितना है? कितना एंगल लेते थे भाई, याद करो, अल्फा। अल्फा। इमेज का एंगल बीटा। याद करना जरा पिछली डेरिवेशन को, मैग्निफिकेशन बीटा बाय अल्फा, ठीक है ना? यस सर। As the angles are very small, they can be replaced by their tangents. यहां पर कुछ लिख देना वो बात कि भाई मतलब एक ही स्टेप में नहीं करना, इसको अगले स्टेप में करना है, बीच में लिखना है। वैल्यूज भी पुट करवाओ। tan बीटा, इधर से देखो, परपेंडिकुलर अपॉन ये वाला बेस, ये CE है। इस पॉइंट का नाम रख लो A डैश B डैश, क्योंकि ये पहली इमेज थी ना। हाँ जी, tan बीटा, परपेंडिकुलर का नाम बोलो, A dash B dash बेस B dash C. B dash B B डैश थ्रू दिस CE, and C हाँ CE B डैश। आओ इधर tan अल्फा, परपेंडिकुलर A डैश B डैश अपॉन बेस CO B डैश। सो मैग्निफिकेशन इज CO B डैश अपॉन CE B डैश। जरा सोचकर बताओ CO B डैश क्या है? लेंस से फोकस तक का डिस्टेंस, फोकल focal लेंथ length ऑब्जेक्टिव की। CE B डैश लेंस से उसके फोकस तक का डिस्टेंस, फोकल लेंथ आईपीस की। डेरिवेशन खत्म हो गई। फॉर लार्ज मैग्निफिकेशन हमारा न्यूमिरेटर FO शुड बी लार्ज, डिनोमिनेटर FE शुड बी स्मॉल। कुछ पूछना तो नहीं है? चलें आगे। यस सर। मान सर लो मेरे ये पास 4 लाइन। हाँ जी बोलो बोलो। सर रिफ्रैक्टिंग वाले की थी ना? हाँ जी, रिफ्रैक्टिंग। ओके सर। मेरे पास ये 4 कॉन्वेक्स लेंस हैं। फॉर टेलीस्कोप मैं कौन से यूज करूंगा? ऑब्जेक्टिव के लिए जिसकी फोकल लेंथ लार्ज है, कौन सा? 100 सेंटीमीटर वाला। आई पीस के लिए जिसकी फोकल लेंथ स्मॉल है, कौन सा? 2 सेंटीमीटर। याद करो, सेम इसी तरह के वैल्यूज लेकर हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी देखा था। वहां पर हमें वो 2 लेंसेस यूज करने थे जिनकी फोकल लेंथ मिनिमम हो। यहां पर ऑब्जेक्टिव वो बनेगा जिसकी फोकल लेंथ मैक्सिमम हो, आई पीस की मिनिमम हो। ये हो गया, बड़ी आसान सी डेरिवेशन थी। फिर से वही टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, व्हेन इमेज इज एट, कहां बनाऊं मैं इमेज को? जहां मैक्सिमम क्लैरिटी से दिखे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। आगे का डायग्राम बिल्कुल सेम। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इस पॉइंट का नाम होगा CO। हाथ से अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। दो दो तीन तीन बार इनको बना लेना। डायग्राम का आगे वाला पार्ट बिल्कुल सेम बना है।
ये बना है फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव पर। इमेज का नाम आया है A डैश B डैश। पिछली बार मैंने क्या किया था, यहां पर मेरे पास लेंस था आईपीस और ये उसका फोकस था, तो मैंने ट्यूब्स को इस तरीके से मूव करवाया, ये लेंस उसके पास लेकर गया और यहां रुक गया। कहां रुक गया? जब आई पीस का फोकस भी इसी पॉइंट पर पड़ा। यही किया था ना, याद है 5 मिनट पहले? यस यस सर। अब मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, मैंने लेंस को थोड़ा और खिसका दिया ताकि इस लेंस का फोकस इसको क्रॉस कर जाए। लेंस का साइज मैटर नहीं करता कौन बड़ा है, मेन फोकल लेंथ मैटर करती है। इस लेंस का ऑप्टिकल सेंटर CE, इसका फोकस यहां आ गया, फोकस ऑफ आई पीस। अगर ये इधर यहां है तो इस तरफ भी यहां पर होगा। पैरेलल जाने वाली रे फोकस में से पास होगी और दूसरी रे C में से सीधी। अगर आप स्केल से अच्छा सा डायग्राम बनाओगे तो तुम्हें ये दिखेगा कि अब की बार इन दोनों रेज में गैप, हाँ जी, इंक्रीज होता जा रहा है गैप या सेम दिख रहा है तुम्हें? सर इंक्रीज हो रहा है। तो इस केस में पीछे तो क्या इन्फिनिटी पर भी आई, तो क्या इन्फिनिटी पर भी नहीं मिल सकती है? हाँ, ऑन इंक्रीजिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन दीज रेज सीम टू बी मीटिंग समवेयर। यहां मिल सकती हैं, यहां कहीं भी मिल सकती हैं, पर इस साइड पर मिलेंगी। दे सीम टू बी मीटिंग। सो कौन बन गया यहां पर? ये वर्चुअल इमेज बन गई, A डबल डैश B डबल डैश। ठीक है भाई, यहां तक इमेज मेरी आई पर एंगल बना रही है, वही पिछली बार की तरह बीटा, और ऑब्जेक्ट बना रहा है अल्फा। सब कुछ पहले ही की तरह। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा। As angles are very small, they can be replaced by their tangents. M is equal to tan beta by tan alpha. ये अगली लाइन है, इसके साइड बाय साइड नहीं करना है, आगे पेज में कंटिन्यू करना है। tan बीटा, हाँ जी बताइए, A डैश B डैश अपॉन क्या? बी डैश सी अपॉन CE F नॉट। नहीं, इस F पॉइंट का नाम B डैश रखा हुआ है, CE B डैश। इधर से आओ, tan अल्फा परपेंडिकुलर A डैश B डैश अपॉन बेस ये वाला CO B डैश। तुम्हें लग रहा है सब कुछ सेम चल रहा है ये? तो भाई मैग्निफिकेशन कितनी आ गई? CO B डैश अपॉन CE B डैश। CO B डैश क्या है? CO B डैश क्या है? सर ये तो डिस्टेंस और सर फोकस ये का डिस्टेंस है, फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। सर ये वैसे इमेज का डिस्टेंस नहीं है, इमेज तक का। क्या चीज? नहीं नहीं, देखो मेरे को इमेज कुछ नहीं लेना, मुझे तो अल्फा बीटा टैन बीटा से मतलब है ना। तो जो उससे होता हुआ चला गया, मैं तो उसको करता जा रहा हूं। इस समय मैं डायग्राम को नहीं देख रहा, मैं तो सीधी सीधी वैल्यूज पुट करता जा रहा हूं। अब तुम ओके सोचकर बताओ, क्या CE B डैश FE है या नहीं है? ये मेन क्वेश्चन है यहां पर। क्या ये CE B डैश पिछली बार की तरह FE है या नहीं है? सर नहीं है। नहीं है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि पिछली बार FE यहीं पर था, तो हमने इसको FE लिख दिया था, बट ये आपकी बार ये नहीं है, तो इसको मुझे अलग से स्टडी करना पड़ेगा। मैंने इस डिस्टेंस का नाम क्या रखा? UE। UE मींस ये चीज इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आई पीस के लिए, आई पीस के लिए यहां पर इमेज बन रही है, इमेज का डिस्टेंस कितना है? D। तो इसको मेरे को डिवाइड करना है CE B डैश से। CE B डैश की वैल्यू क्या रखूंगा मैं? UE।
और अगर मेरे को कुछ ध्यान ज्यादा देना है तो मैं देख रहा हूं मेरी इंसिडेंट रेज इधर जा रही है और ये इधर नाम मैंने लिया है, तो इसको मैं माइनस यू ही रखता हूं। अल्टीमेटली मेरे पास मैग्निफिकेशन आ गई -FO और अंदर क्या बना 1/UE। अब मुझे किसी तरीके से किसकी वैल्यू ढूंढनी है, क्या हो गया? सर मैग्निफिकेशन। नहीं नहीं, मुझे इसकी वैल्यू ढूंढनी है भाई 1/UE की, और उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है ना। ठीक है, आई पीस के लिए फॉर्मूला लेंस वाला यूज करते हैं। फॉर आई पीस क्या होता है लेंस फॉर्मूला? 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। ये आई पीस है, फोकल लेंथ FE पॉजिटिव कॉन्वेक्स है। 1/V, V इमेज कहां बनी है? एकदम से रिप्लाई क्यों नहीं कर पाते तुम लोग? इमेज कहां बनी है? डी पर। तो मैं यहां पर क्या पुट करूं? -D। भाई वो इधर को ले रहा था ना, -1/U। ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर है? UE। मैं पुट करूंगा -UE, -UE। सो 1/FE इज इक्वल टू -1/D प्लस 1/UE। मैं 1/UE को ढूंढ रहा हूं, इसको उधर ले जाता हूं। 1/UE इज इक्वल टू 1/D प्लस 1/FE। इसको मैं पुट कर देता हूं इन इक्वेशन नंबर 1। ये मेरी इक्वेशन 1 है। 1/UE के प्लेस पर वो वैल्यू पुट करूंगा। M इज इक्वल टू -FO, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -FO, और ब्रैकेट में कौन है? 1/UE। 1/UE की वैल्यू है 1/D प्लस 1/FE। फाइनल स्टेप ये याद ही करना है। मैं बाहर FE से डिवाइड कर देता हूं और अंदर FE से मल्टीप्लाई कर देता हूं, FE/D प्लस 1। फाइनली अगर मैं मैग्निफिकेशन का खाली मैग्नीट्यूड लेना चाहूं तो वो आ गया FO/FE अंदर 1 प्लस FE/D। ये मेरी डेरिवेशन हो गई। अब यहां एक नोट करने वाली बात है, मैग्निफिकेशन इन दिस केस इज, याद करो FO/FE क्या था? FO/FE, FO/FE तो इस केस की मैग्निफिकेशन थी। कौन से वाले केस की? नॉर्मल एडजस्टमेंट की। तो ये मेरी नॉर्मल एडजस्टमेंट की मैग्निफिकेशन है, साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस FE/D। ये फैक्टर 1 प्लस FE/D, ये फैक्टर 1 से ग्रेटर है या स्मॉलर है या इक्वल है? स्मॉलर। अरे भाई 1 प्लस समथिंग, 1 प्लस FE/D, 1 प्लस समथिंग इज ग्रेटर देन 1। हाँ सर वो ग्रेटर है। अगर ये 1 से ग्रेटर है तो ये वैल्यू इससे ग्रेटर होगी। एज द फैक्टर 1 प्लस FE/D इज ग्रेटर देन 1, हेंस अब की बार मेरी जो मैग्निफिकेशन आई वो नॉर्मल एडजस्टमेंट वाली से भी थोड़ी सी ग्रेटर होगी। इसलिए अब मेरे पास उसी टेलीस्कोप को यूज करने के दो तरीके हैं। मैंने लेंसेस लिए, आगे कॉन्वेक्स लेंस रखा, पीछे कॉन्वेक्स लेंस रखा, दो ट्यूब से एक दूसरे में मूव करने वाली बना ली। आगे वो रखा जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा है, पीछे वो रखा जिसकी फोकल लेंथ कम है। धीरे धीरे मैं ट्यूब्स को पास ला रहा हूं तो मुझे इमेज दिखाई देनी शुरू हो गई क्लियर नॉर्मल एडजस्टमेंट में। फिर मैंने थोड़ा सा और पास किया तो इमेज में और ज्यादा मैग्निफिकेशन आ गई। जब मेरी इमेज कहां पर बनने लग गई थी? हाँ जी, ये इमेज कहां बनने लग गई थी? डी पर बन रही थी। थोड़ा सा पिछले 10 मिनट का माइंड में रखा करो भाई, अब की बार हेडिंग क्या डाला था? सेम रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो अगर आप कॉन्वेक्स लेंस लेकर
लार्ज फोकल लेंथ स्मॉल फोकल लेंथ वाला पीछे रखकर, लार्ज वाला आगे रखकर एक ट्यूब में फिट कर दोगे और वो ट्यूब मूवेबल होगी, यानी कि ट्यूब का डिस्टेंस कम ज्यादा हो सकेगा। तो डिस्टेंस कम करते करते एक पोजीशन आएगी, तुम्हें बिल्कुल चीजें क्लियर दिखने लग जाएंगी। नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्निफिकेशन आ गई। थोड़ा सा डिस्टेंस और कम करोगे, क्लैरिटी उतनी रहेगी, मैग्निफिकेशन थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। वो हो जाएगा हमारा जब इमेज हमारी डी पर बननी शुरू हो जाएगी। फॉर्मूले डेरिवेशन आ गई और फॉर्मूले याद हो गए तुम्हें? Yes, sir. ठीक है। अब एक बात का ध्यान रखना जो कंफ्यूजन होती है, माइक्रोस्कोप कंपाउंड वाले के फार्मूला में यहां पर 1 प्लस डी बाई एफ ई था, इस फार्मूला में 1 प्लस एफ ई बाई डी है। कौन सा टेलीस्कोप हमें पढ़ना है? रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। मिरर यूज किया हमने। कौन सा मिरर है ये? बहुत देर में आंसर आता है तुम लोगों का। मिरर मिरर मिरर, कॉनकेव मिरर है ये एक वाइड ट्यूब के अंदर एंड पर कॉनकेव मिरर लगाया। इन्फिनिटी से जो रेज आ रही हैं वो कहां मिलना पसंद करेंगी? मनन जवाब तो दे दो भाई फटाफट। सर फोकस पे। फोकस पर। हमने एक काम किया, फोकस पर इनको पहुंचने से पहले ही यहां पर एक इंक्लाइन कर कर प्लेन मिरर रख दिया। मिरर को स्ट्राइक करने के बाद ये रेस ऐसे मुड़ गई। यहां पर हमने एक स्ट्रक्चर बनाया जो हमारा आई पीस है। डिटेल में हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना। इस आई पीस से रेज हमारी आंख में पहुंच गई। डायग्राम समझ में आ गया? वाइड ट्यूब, ट्यूब के एंड पर कनकेव मिरर, इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं, दे ट्राई टू मीट एट फोकस, but just before the focus there is an inclined plane mirror, rays get reflected and they reach our eye with the help of an eyepiece. न्यूटन ने जो बनाया था वो ये था। इसकी मैग्निफिकेशन कितनी होगी? सेम, एफ ओ बाय एफ ई। यहां पर फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव किसका होगा? किसका बना हुआ ऑब्जेक्टिव? मिरर का। और आईपीस किसका बना हुआ? एक लेंस का। इसी को हम एक और तरीके से भी बना सकते हैं। Rays coming from infinity, they meet at focus, बट फोकस पर हमने एक थोड़ा सा पहले कॉन्वेक्स मिरर रख दिया। ये रेज इसको टकराकर यहां आई,
आवाज आ रही है मेरी तुमको? Yes, sir. यस सर। यहाँ पर हमने एक आईपीस लगा दिया और फिर इन रेज को हमने यहां से रिसीव कर लिया। ये कैसे ग्रेन टाइप है, बुक से नाम स्पेलिंग वगैरह सारे देख लेना। अगेन मैग्निफिकेशन कितनी होगी, FO/FE। सिर्फ आपको इतना ही इनके बारे में करना है, इनका डायग्राम आपको बनाना है बस। अब हमारे पास कितनी तरह के टेलीस्कोप्स हो गए, 2 तरह के, रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग। इन दोनों का कंपैरिजन करें, कौन सा बेटर है, कौन सा कैसा है। ये जो अभी भी बनाए हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप, रिफ्रैक्टिंग टाइप। ये जो लास्ट में बनाया था अभी एंड में 2 न्यूटन वाला, इनमें ऑब्जेक्टिव किसका बना हुआ था, लेंस का या मिरर का? Mirror. ऑब्जेक्टिव इज कनकेव मिरर। उसके अंदर पिछली क्लास में जो आज शुरू किया था उसमें ऑब्जेक्टिव इज कॉन्वेक्स लेंस। अगर ये मिरर है तो मिरर में क्रोमेटिक एबिरेशन होगी नहीं होगी? सर नहीं होती। क्रोमेटिक एबिरेशन होता क्या था, लेंस एक प्रिज्म की तरह एक्ट करता है, तो उसमें से जो रेज हम पास कर रहे हैं वो सारे काम जो करने हैं उम्मीद करते हो कर रही हैं, एक अनडिजायरेबल वर्क भी कर रही है कि उनका डिस्पर्शन हो रहा है, जिससे हमारी इमेज के आसपास कलर्ड रिंग्स, कलर्ड फ्रिंजेस आ जाती हैं। दिस इज नोन एज क्रोमेटिक एबिरेशन। इसमें तो होगी नहीं, क्रोमेटिक एबिरेशन होती है रिफ्रैक्टिंग टाइप में, लेंस जिसमें 2 लगे होते हैं। आगे स्फेरिकल एबिरेशन होगी, स्फेरिकल एबिरेशन इसमें भी होगी। स्फेरिकल एबिरेशन मींस किसी भी मिरर या लेंस की बात करें जिसका अपर्चर बहुत बड़ा हो, तो वो पार एक्सियल रेस को या मार्जिनल को, किन को फोकस पर नहीं मिला पाता? रेगुलर नहीं पढ़ रहे हो, दूर वाली रेस को, मार्जिनल रेस को फोकस पर नहीं मिला पाता। इन एबिलिटी ऑफ अ मिरर और लेंस ऑफ लार्ज अपर्चर टू कंसंट्रेट marginal rays at mathematical focus. This inability is known as spherical aberration. इस spherical aberration वाले एरर को दूर करने के लिए मिरर में आपको बताया गया था यूज पैराबोलिक मिरर। Parabolic mirror. इसमें हमारे पास कोई बढ़िया सॉल्यूशन इस चीज का नहीं है। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव, जो मेन चीज है वो एक मिरर है, इसमें हमारे पास ऑब्जेक्टिव एक लेंस है। इस मिरर का एक ही फेस होगा जिस पर रेस पड़ेंगी, इसमें रेस यहां से भी जाएंगी और फिर उधर से भी निकलेंगी, तो इसमें कितने फेसेस हो जाएंगे रिफ्रैक्टिंग में? टू फेसेस। किस को बनाना आसान होगा विदाउट एरर? सिंगल फेस को। इजी टू कंस्ट्रक्ट, मेंटेन, कंपैरेटिवली difficult to construct as well as maintain. एक्चुअल में इसमें एरर आने की प्रोबेबिलिटी इससे अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स ज्यादा होती है। अब मुझे फाइनली तुम अपना एक आइडिया बताओ, वर्ल्ड में जो बड़े बड़े टेलीस्कोप होंगे वो कौन सी टाइप के होंगे एट प्रेजेंट में, रिफ्लेक्टिंग या रिफ्रैक्टिंग? सर रिफ्लेक्टिंग। ये वाले होंगे।
used these days. सर जो सैटेलाइट वाले होते हैं वो भी रिफ्लेक्टिंग होते हैं? हाँ, was used earlier. आजकल हम केवल इन्हीं को यूज करते हैं और हमें लगता है कि मिरर है। हमारे बाथरूम के अंदर, वॉशरूम के अंदर भी 1 मीटर बाय ½ मीटर का मिरर तो लगा होगा, जो हम कहीं भी मार्केट से ले आते हैं। तो वर्ल्ड के सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट ने मिलकर जो सबसे बड़ा मिरर क्रिएट किया विदाउट एन एरर, वो कितना बड़ा होगा? सर बहुत ज्यादा। ओनली 6 meters. लास्ट मंथ जेम्स वेब टेलीस्कोप नासा ने भेजा है स्पेस में, सर उसका जो मिरर है, हाँ 6 मीटर है वो। यानी कि इसको बनाना इतना मुश्किल है कि वर्ल्ड की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, पिछले 20 साल लगाए हैं उन्होंने उसको बनाने में, तो भी 6 मीटर का बना पाए। इससे पहले तो केवल 2.5 मीटर के आसपास का था सबसे बड़ा टेलीस्कोप हमारा। ये इन दोनों का कंपैरिजन हो गया। अब गैलीलियन टेलीस्कोप, सिर्फ ये ध्यान देना, गैलीलियन टेलीस्कोप में गैलीलियो ने बनाया था, पुराने जमाने में था, तो ऑब्वियसली कौन सा होगा? रिफ्रैक्टिंग टाइप। दो लेंस यूज किए। आगे उसने क्या यूज किया? कॉन्वेक्स। हाँ, पीछे उसने यूज किया था कॉनकेव। रे डायग्राम सिलेबस में नहीं है। इसका एडवांटेज क्या था? आप अपने सारे डायग्राम्स देखना, इमेज इन्वर्टेड है, इसमें इमेज इरेक्ट आती है। बट डिसएडवांटेज ये था, जैसे जैसे हम मैग्निफिकेशन को इंक्रीज करते हैं, फील्ड ऑफ व्यू डिक्रीजेस। जिस एरिया पे हम फोकस कर रहे हैं वो एरिया कम होता जा रहा है। फॉर एग्जांपल, आप इस पेपर को पूरा देख रहे हो, तो अगर मैं मैग्निफिकेशन बढ़ाऊंगा, क्या होता जा रहा है? जो चीजें तो क्लियर दिख रही हैं, बट साथ साथ देखो क्या हो रहा है, जो एरिया आपको दिख रहा है वो एरिया कम होता जा रहा है। तो फील्ड ऑफ व्यू इसका कम होता चला जाता था। आजकल जो हमारे टेलीस्कोप्स हैं उनसे फील्ड ऑफ व्यू कम नहीं होता। इतना हमें पढ़ना था टेलीस्कोप्स के बारे में। कुछ पूछना है आपको? नो सर। No, sir. प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अल्फा, बीटा, गामा, एक्स रेज। प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है भाई? कि ये पार्टिकल से बनी हुई रेज है, ये प्योर एनर्जी की वेव्स हैं, ये प्योर एनर्जी की वेव्स हैं। जिस पार्टिकल से बनी है वो पार्टिकल का मास कितना है, इस पर चार्ज कितना है, इस पर चार्ज कितना है, इस पर चार्ज कितना है, इनकी हाफ लाइफ कितनी है। हाफ लाइफ समझते हो कि अगर हम कुछ से 10 बिलियन पार्टिकल्स को रख दें, कुछ टाइम के बाद उनका नंबर कम हो जाए, कुछ टाइम के बाद हाफ रह जाए, जितने ईयर्स या जितने बिलियन ईयर्स में हाफ रह जाएगा, हम उसको उसकी हाफ लाइफ कहेंगे। एक इलेक्ट्रॉन यूनिवर्स में यहां पड़ा हुआ है, आज से बिलियन ईयर्स के बाद भी वहीं का, मतलब वो एज इट इज इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। तो हाफ लाइफ कितनी आई? कभी भी पार्टिकल्स कम नहीं होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे अगर, तो हाफ लाइफ कितनी आई? सर सेम ही होगी जितनी फुल लाइफ होगी। नहीं, हाँ फुल इनफाइनाइट, हाफ लाइफ इनफाइनाइट हो गई। प्रोटॉन के साथ भी ऐसा ही है, बट न्यूट्रॉन के साथ बड़ी अजीब सी बात है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन की हाफ लाइफ इनफाइनाइट है। शायद, हर बात के साथ शायद बोला जा रहा है, मीन्स इसके बारे में अभी कोई कंफर्मेशन रिसेंट फिजिक्स के पास फाइनल आंसर्स नहीं है, बट ऑलमोस्ट इनफाइनाइट है। बट न्यूक्लियस के बाहर निकालते ही इसकी हाफ लाइफ 12 मिनट्स रह जाती है। विद इन 12 मिनट्स जितने भी आपने न्यूट्रॉन्स रखे हैं उनके आधे न्यूट्रॉन्स टूट जाएंगे,
कोई आइडिया न्यूट्रॉन टूटकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सर प्रोटॉन एंटीना और इलेक्ट्रॉन में, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में ब्रेकअप हो जाएगा। इस तरह की बातें आपको रटनी है। मास कितना है, चार्ज कितना है, हाफ लाइफ कितनी है, एटसेट्रा, जो भी इनकी कितनी दूर तक ये पेनिट्रेट कर पाते हैं। गामा रेज, इस जैसे ये मान लो कोई वॉल है, उसके अंदर कई मीटर्स तक एंटर कर जाएगी। बीटा पार्टिकल्स फ्यू सेंटीमीटर ही एंटर कर पाएंगे पेनिट्रेटिंग पावर। अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेटिंग पावर ओनली फ्यू मिलीमीटर्स है। इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, इनकी एनर्जी इससे भी ज्यादा है। वो सारा स्पेक्ट्रम में हम पढ़ेंगे। तो जो भी प्रॉपर्टी सबको रटनी है वो सारी आप अपने आप कर कर रखना। नंबर 1 ये काम आपने करना है। प्लस आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स, प्लस पीरियोडिक टेबल। जितनी आपको केमिस्ट्री में पढ़ाई गई है उतनी आपको एक बार निगाह मार लेनी है दोबारा से। कहीं मैं पूछूं सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर बताओ, तो तुम इधर उधर देखने लग जाओ और मैं तुम्हें देख भी ना पाऊं, क्योंकि वीडियो तो तुम चला नहीं रहे हो। तो जो केमिस्ट्री में आपने पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा है, जो जो एलिमेंट्स के आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर्स पता है, वो आपको याद होने चाहिए। अगले 2 चैप्टर्स में इनकी जरूरत पड़ने वाली है। प्लस अगर आपके पास 10th की बुक हो, हालांकि ये मैं पूरा करवाऊंगा, फिर भी न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, इनके बारे में बेसिक आइडिया आपने लेकर रखना है। प्लस हार्म्स ऑफ रेडिएशंस। ध्यान है, कोई एक नुकसान बता दो, अगर बॉडी पे रेडिएशंस गिर जाएं तो क्या होता है? सर डीएनए में चेंजेस। हाँ जी, जेनेटिक चेंजेस हो जाते हैं। हमें ल्यूकीमिया जैसा कैंसर हो जाता है, ब्लड कैंसर एंड सो ऑन। वो आपको सीधे सीधे याद करने, बल्कि इसमें मैंने कुछ आपको ज्ञान नहीं देना है, ये सीधा सीधा आपने 1 या 2 बार रीड कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे। यस यस सर। हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस की। अगर मेरे पास एक एटम है XZA, तो इसमें Z किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एटॉमिक नंबर। राइट। A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मास नंबर। एटॉमिक नंबर होता क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड ऑल्सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली एटम का डिसीजन अंदर से होता है, न्यूक्लियस से, इसलिए प्रोटॉन्स पहले लिखा गया है। जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही बाहर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, वही आपका एटॉमिक नंबर है। मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। पता है ना ये सब तो 8th क्लास 9th क्लास में तुम्हें। सर यस सर। ए माइनस जेड क्या होगा? अगर मैं मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होगा? मैं एक काम करता हूं, प्रोटॉन को, रेड है पिंक नहीं है, तो प्रोटॉन्स को इससे रिप्रेजेंट कर देता हूं रेड से, और न्यूट्रॉन को नीले कलर से, हिंदी वाले नीले कलर से। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होंगे। ये ब्लू कलर में मैंने बनाए हैं न्यूट्रॉन्स। प्लस और कौन है ये? रेड कलर में प्रोटॉन्स। ठीक है, यस यस सर। यस सर। अब किसी भी मटेरियल की डेंसिटी कैसे निकाली जाती है? मास अपॉन वॉल्यूम। हम्म,
अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे न्यूक्लियस की डेंसिटी चाहिए, तो मुझे न्यूक्लियस का मास और न्यूक्लियस की वॉल्यूम चाहिए होगी, ठीक है ना? Yes, सर sir. हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से भी तो निकाल सकते हैं हाँ, density। उसी से ही निकालने जा रहे हैं, यही मैं बात आपको बता रहा हूँ कि हमारे को उन सब का मास वगैरह लेकर उसकी वॉल्यूम से इसको डिवाइड करना होगा। अच्छा, अब एक काम करो, बाई चांस टाइम तो मैं तुम्हें दे सकता था, पर मेरे को कहीं जाना है। मुझे एक बात बताओ, मैं चाहता हूँ कि शुरू हुआ है तो इस चैप्टर को कुछ आगे खिसका लें, हम लगभग आधा कर लें। क्या 8 बजे तुम लोग आ सकते हो दोबारा से? सर ट्यूशन है सर 7:30 से 8:30। अच्छा अच्छा, आज के दिन 7:30 से कब तक है? फिर 8:30 9 तक। 7:30 से 8:30 9 बजे तक है। और किसी की है? Sir, मेरी भी है। कब से कब तक है? Same ही time। अच्छा, वो एक ही ट्यूशन में हो? Yes, sir. उसके अलावा और किसी की तुम में से? Sir, नहीं प्रणॉय सर। की भी होगी, वो भी सेम ही टीचर। सेम है वो भी? मतलब कि तुम लोग सारे फ्री किस टाइम हो जाओगे अल्टीमेटली? सर 9 बजे। 9 बजे फ्री हो जाओगे, 9:15 पे तुम सारे फ्री होवोगे? यस। यस सर। एक मिनट में 9:15। एक मिनट, अपनी बुक खोलकर सामने तुम पढ़ लो, देखता हूं मैं कुछ कर सकता हूँ क्या आज के लिए। चलो, हम ये कर रहे हैं कि 9:15 पे हम लोग कोशिश करेंगे। मैं 9 बजे मैसेज डाल दूंगा अगर क्लास हुई तो, ठीक है? 5-7 मिनट अभी और पढ़ लो। मेरे को मैसेज कोई आना था, अभी नहीं आया, तो मुझे एकदम से तो नहीं जाना, बट जो भी करूंगा एक टॉपिक में कंप्लीट करा दूंगा, नहीं तो 2 करा सर दूंगा, नहीं तो 3 6:30 करा कर लो, दूंगा। 6:30 का किसी की साढ़े क्लास नहीं आती। 6:30 में नहीं हूँ यहाँ पर, मैं को बाहर, मैं क्लास के बाद कहीं जाता हूँ और फिर 2 घंटे बाद आता हूँ। हर बार सोचता हूँ 8 बजे क्लास लूंगा, मैं 8:30 घर पहुंचता हूँ, इससे गड़बड़ हो जाती है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम कर लेते हैं, एक एक टॉपिक करते जाते हैं, जहां मेरे को जाना पड़ा मैं वहीं पे छोड़ दूंगा, वो टॉपिक कंप्लीट करवा के, ठीक है? मुझे एक बात बताओ, ये जो न्यूक्लियस का साइज है, ये किस पर डिपेंड करेगा? मेरा ये एक न्यूक्लियस इतना है, ये दूसरा न्यूक्लियस छोटा है। अगर ये छोटा है तो ये छोटा क्यों है? सर इसमें कम हाँ, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सीधी है। सीधी बात, कंफ्यूज नहीं होना, जो तुम्हें दिख रहा है, जो तुम्हारा मन कह रहा है, बिल्कुल वही बात तुमने बोली। इट मींस तुमने मुझे ये बताया साइज ऑफ न्यूक्लियस किस पे डिपेंड करता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पर। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को टेकन टुगेदर मुझे एक वर्ड बता सकते हो? अरे क्या हो गया? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के लिए सिंगल वर्ड क्या होता है? सोचो सोचो, मैं लिखता हूं इसको। सर मास नंबर। मास नंबर। भाई ज्यादा टेंशन मत लो, इसका मतलब है साइज ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर ए। अच्छा, एक बात और बताओ, साइज ऑफ न्यूक्लियस जब भी मैं बोलूंगा तो तुम किसकी बात करोगे? इसकी विड्थ की, या इसके एरिया की, या इसकी वॉल्यूम की? कौन सा न्यूक्लियस कितना बड़ा है ये उसके डायामीटर से पता लगेगा, उसके सरफेस एरिया को देखकर पता लगेगा, या उसकी वॉल्यूम से पता लगेगा? सर वॉल्यूम। ऑब्वियसली वॉल्यूम से। Volume। घबराओ नहीं, जो तुम्हारा मन कहता है वही तुमने बोलना है, ऑलमोस्ट ठीक निकलेगा। साइंस, तुम दुनिया भर की साइंस पढ़ चुके हो, 12th के एंड में आ गए हो, तो तुम मुझे ये कह रहे हो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है। थोड़ी देर के लिए न्यूक्लियस को एक परफेक्ट स्फीयर मान लो, न्यूक्लियस का रेडियस आर मान लो, स्फीयर की वॉल्यूम का फार्मूला जल्दी से बोलो। सर 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के इंटू ए। ये 4/3 पाई को भी मैं उधर ले जाता हूं,
r cube is equal to k divided by 4/3 pi into a. r cube is equal to 3k upon 4 pi. r का क्यूब हटा दिया तो सामने पावर कितनी हो जाएगी? 1/3 a to the power 1/3. सब ठीक चल रहा है? यहां तक मैथ्स में कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी मैंने? No, sir. No, sir. हाँ जी. कांस्टेंट 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 कांस्टेंट, इसका प्रोडक्ट एक कांस्टेंट, उस कांस्टेंट का क्यूब रूट भी एक कांस्टेंट. r naught into a to the power 1/3. What is r naught? r naught एक कांस्टेंट है और हम इसको कहते हैं यूनिट न्यूक्लियर रेडियस. दैट इज एक ऐसे न्यूक्लियस का रेडियस जिसका मास नंबर 1 है. अगर मैं मास नंबर 1 लू, किसका होता है मास नंबर 1? हाइड्रोजन का. हाइड्रोजन का. तो हाइड्रोजन के रेडियस को यहां पर कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया गया है और वो इसमें अपीयर हो रहा है. एंड आर नॉट की वैल्यू 1.1 इंटू 10⁻⁻15 मीटर होती है. एक टॉपिक खत्म हुआ. व्हाट इज आर नॉट क्लियर हो गया? कहां से आया इसका एग्जिस्टेंस? Yes, sir. Yes. अब हम चलते हैं, एक मिनट में फिर से चेक कर लूं. नहीं, अभी हम चल सकते हैं. डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस. डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस तुमने शुरू में बताया था मुझे, मास अपॉन वॉल्यूम कर दो. मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, राइट? डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस. हाँ जी, फिर से बताना मास ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा जल्दी. Sir, number of protons plus neutrons. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो भाई उसको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स को ए बोल दो ना. ए. Yes. हाँ जी. मास ऑफ न्यूक्लियस ए, या कोई केस ले लो, ऑक्सीजन की बात करो 816. ऑक्सीजन की डेंसिटी के लिए यहां पर ए के प्लेस पे क्या रखूं? 16. ऑब्वियसली 16. 16 लीटर्स या 16 किलोग्राम्स? AMU. एएमयू. मैंने तुम्हें कहा है सब कुछ तुम ना ऑलरेडी पढ़ चुके हो, सिर्फ आपको अप्लाई करना है. एएमयू वहां से आ गया. वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब. चलो, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस एएमयू. 1 एएमयू का मास कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम. 4/3 पाई आर क्यूब. आर तो ये है, आर नॉट ए टू द पावर 1/3 का क्यूब. डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ए इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब. ए की पावर 1/3 का क्यूब मल्टीप्लाई होकर ए रह गया. ए से ए कैंसिल हो गया. अगला स्टेप बता सकते हो जल्दी से? आर नॉट की वैल्यू. Yes, sir. आप कैलकुलेट कर लेना अभी घर जाकर. 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के करीब की वैल्यू आएगी ये. एग्जैक्ट वैल्यू अगर बुक में हो तो देखकर लिख लेना, हमें ऑर्डर चाहिए था. अब पर मीटर क्यूब 10⁻17 है, तो पर मिलीमीटर क्यूब कितना होगा? मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर. 10⁻3 339 9 गया 10⁻8 किलोग्राम. कहने का मतलब है अगर मेरे पास इतना सा मास हो, ये जितना मैंने डॉट आपके सामने बनाया है, ये भी 1 मिलीमीटर क्यूब से बड़ा बन गया है हालांकि, और ये प्योरली न्यूक्लियस से बना हुआ हो, तो उसका इस डॉट का मास कितना होगा? 10⁸ kg. इतने केजी. इतनी डेंसिटी अर्थ पर क्या कहीं भी पॉसिबल नहीं होती हमारी इमेजिनेशंस में. पॉसिबल कहां होगी?
ओनली इन न्यूट्रॉन स्टार्स। जब पूरी फिजिक्स खत्म हो जाएगी तो अगर तुम्हारा मन किया तो मैं स्टार की लाइफ एंड डेथ के बारे में आधा घंटा लगा के पढ़ लेंगे, सिलेबस में नहीं है, कट गया है इसलिए। तो उसमें स्टार की डेथ 3 तरीके से हो सकती है। उसका व्हाइट ड्वार्फ बन सकता है, उसका न्यूट्रॉन स्टार बन सकता है, उसका ब्लैक होल बन सकता है। तो जो न्यूट्रॉन स्टार या व्हाइट ड्वार्फ्स होते हैं उनके सेंटर में डेंसिटी इस रेंज में होती है। बाकी प्रैक्टिकल लाइफ में डेंसिटी कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चले आगे Yes, जरा sir. सा। Yes, sir. 5 मिनट और। कोई क्लास तो नहीं है ना तुम्हारी? No, sir. No, sir. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स में पॉजिटिव चार्ज में जो फोर्स होगी वो कैसी होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच में होती है? बिटवीन चार्ड पार्टिकल्स। देखना बाहर तो कुछ नहीं हो रहा। जबकि न्यूक्लियर फोर्स किसके बीच में होगी? बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स? अब बार बार प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की जगह हमने कॉमन वर्ड क्या यूज करना शुरू कर दिया? न्यूक्लियॉन्स। तो ये फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन में भी होगी, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में भी होगी और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी होगी। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। अगर चार्जेस प्लस एंड माइनस के होंगे तो अट्रैक्टिव होगी, अगर चार्जेस पॉजिटिव एंड पॉजिटिव और नेगेटिव एंड नेगेटिव होंगे तो ये रिपल्शन की होगी। चला दो। जबकि न्यूक्लियर फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव होगी। इसमें भी एक लूप है। इफ distance less than 1.5 Fermi, Fermi means 10 to the power minus 15, then it turns repulsive and avoids nuclear crunch। देखो भाई, न्यूक्लियस के अंदर ये फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स। ये प्रोटॉन प्रोटॉन को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट कर रही है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को, हर पार्टिकल को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। उस अट्रैक्शन से न्यूक्लियस का साइज बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा? सर छोटा हो जाएगा। छोटा हो जाएगा। छोटा होगा तो ये फोर्स और बढ़ जाएगी, और छोटा हो जाएगा और बढ़ जाएगी। इस हिसाब से तो न्यूक्लियस को दबते दबते जीरो में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, यूनिवर्स खत्म हो जाना चाहिए। बट जैसे डिस्टेंस 0.5 फर्मी 0.5 फर्मी से कम होता है, ये फोर्स अपना रूप बदल लेती है। ये कहती है अब तुम और पास नहीं आओ, नाउ यू स्टार्ट रिपल्सिंग ईच अदर। ठीक है, ये इसके सीधे सीधे कैरेक्टर्स हैं, कुछ आपको पता है, कुछ मैं आपको बता रहा हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 divided by R square. That is, it obeys इनवर्स स्क्वायर लॉ। डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ ये फोर्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग कम हो जाती है। डिस्टेंस को 2 टाइम्स करोगे फोर्स 4 टाइम्स कम हो जाएगी, डिस्टेंस को 10 टाइम्स करोगे फोर्स 100 टाइम्स कम हो जाएगी। ये डज नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, इट मे ओबे सम हायर इनवर्स लॉ। अभी तक कुछ हमें कंफर्म नहीं है। क्या होता है, डिस्टेंस को डबल किया, ये फोर्स 1/4 हो गई, ये फोर्स 1/10 हो गई। डिस्टेंस को ट्रिपल किया, ये फोर्स 1/9 हो गई, ये फोर्स 100 टाइम्स कम हो गई।
डिस्टेंस को 4 टाइम्स कम किया, इंक्रीज किया, ये फोर्स 16 टाइम्स हो गई, ये फोर्स मिलियन टाइम्स कम हो गई। डिस्टेंस को 5 टाइम्स किया, ये फोर्स 25 टाइम्स कम हो गई, ये फोर्स गायब ही हो गई। मतलब कि ये इनवर्स पर डिपेंडेंस तो है कि डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ कम हो रही है, बट बड़ी तेजी से कम हो रही है, को बहुत ही हाई पावर को ये यूज करती है, बट अभी हमारे को कंप्लीट नॉलेज नहीं है उस बारे में। ये फोर्स पार्टिकल्स को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपेल भी कर सकती है। इनसाइड न्यूक्लियस ये फोर्स कैसी होगी, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन 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 है, सर रिपल्सिव। रिपल्सिव होगी। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में इसका कोई रोल ही नहीं है। अगर ये रिपल्सिव है, ये पार्टिकल्स को एक दूसरे से दूर भगा रही है, तो न्यूक्लियस को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी या अनस्टेबिलिटी? सर अगर सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक है या दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ? नहीं, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, खाली इलेक्ट्रोस्टैटिक। पार्टिकल्स को करे दूर भागो, दूर भागो, छिटक जाओ, सर तो न्यूक्लियस अनस्टेबल होगी। प्रोवाइड्स अनस्टेबिलिटी। अनस्टेबिलिटी टू द न्यूक्लियस। इस तरफ आओ, ये फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर चार्ज, ये अट्रैक्टिव है। तो ये क्या करेगी, प्रोवाइड्स, न्यूक्लियस टूटने वाला होगा, ये जोड़ने की कोशिश करेगी, प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द न्यूक्लियस। इसका पार्टिकल पाई मीजोन होता है। इसका पार्टिकल ढूंढ कर लाना क्या होता है, क्योंकि ये तो हमारी पुरानी फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक तरीका तो है कि सारी फोर्सेस को फील्ड के बेस पर मान लो, ग्रेविटेशनल फोर्स है ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से। दूसरा वे है ग्रेविटेशनल फोर्स है ग्रेविटोन नाम के पार्टिकल की वजह से। तो इनका फील्ड पार्टिकल क्या होगा, ये इनका कंपैरिजन है, 3 मार्क्स में आ सकता है आपको। अब अगर हमने 9:15 पे क्लास की तो इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। तुमको बैक साइड से भी कुछ पढ़कर नहीं आना, सिर्फ वो बेसिक बातें जो 2-4 हैं, कौन सी मैंने भी लिखी थी कि केमिस्ट्री की जो आपको टेबल है, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स वगैरह जो रटने वाली प्रॉपर्टीज हैं, अल्फा बीटा गामा एक्स रेज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, वो नहीं, बाकी चीजें जो लिखी थी कि केमिस्ट्री की जो बेसिक नॉलेज है हमारे को होनी चाहिए। कोशिश करना आधा घंटा लगा लेना सिर्फ उस पर, अगर मौका मिला तो आज लूंगा क्लास, नहीं तो फिर कल लूंगा, ठीक है? यस सर। सर बाय। बोलो। सर एक बार सर एड्रेस भेज देना सर अपना, मतलब सर वो फीस देनी थी ना। तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, मैं बैंक अकाउंट की डिटेल्स भेज दूंगा तुम्हें। ओके सर। सर और एक और बात सर, वो सर वेब ऑप्टिक्स की सर वीडियोस प्राइवेट हो गई हैं सर। प्राइवेट हो गई हैं? अच्छा, नहीं नहीं, वो मैंने दूसरे चैनल पे डालनी थी, इस वजह से वो मैं ठीक है कर दूंगा ठीक है उनको, अच्छा बात कराया। ठीक ओके है, सर। ओके।